नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हम इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करें नव वर्ष के बारे में, तो वह हमें बताता है कि एक वर्ष में कई नव वर्ष होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि लगभग 36 से ज़्यादा नव वर्ष तो अभी ज्ञात हैं, जो हम विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में विश्व के अनेक भागों में मनाते हैं। हमारे देश में ही बहुत सारे नव वर्ष अलग अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि हम भारतीय कैलेंडर का पालन करते हैं। उनके अनुसार वह नववर्ष अलग तिथियों में आते हैं। परंतु आज पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित नववर्ष ही स्वीकार्य है, जो हम 1 जनवरी से मनाते हैं। इसलिए पूरे विश्व में नववर्ष 1 जनवरी से मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। आपको ध्यान होगा कि भारत में हम जो भारतीय नववर्ष है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाते हैं, जो कि ल्यूनिसोलर कैलेंडर पर आधारित नववर्ष है। परंतु कुछ लोग यह बात करते हैं कि क्या आवश्यकता है आज प्राचीन कैलेंडरों की, जब पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही स्वीकार्य है, 1 जनवरी से ही नववर्ष मनाया जाता है, तो क्या आवश्यकता है प्राचीन भारतीय कैलेंडरों की, या किसी भी सभ्यता या संस्कृति में पालन किए जाने वाले कैलेंडरों की आज क्या आवश्यकता है। यदि हम ध्यान से देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित जो तिथियां हैं या जो नववर्ष हैं, उनका उपयोग ऑफिशियल कामों के लिए ही मुख्यतः होता है। परंतु जो हमारे पारंपरिक त्यौहार हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, या जो हमारे व्यक्तिगत उत्सव होते हैं या जो संस्कार होते हैं, जैसे विवाह है, मुंडन है या गृह प्रवेश आदि है, वे सब प्राचीन भारतीय कैलेंडर पर ही आधारित होते हैं। तो इसलिए प्राचीन भारतीय कैलेंडरों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। इसलिए प्राचीन भारतीय कैलेंडर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं संस्कार प्राचीन भारतीय कैलेंडर पर ही आधारित हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 2023 आ गया। यह बात हम सब कहते रहते हैं कि लीजिए 2023 आ गया, परंतु ध्यान से देखिए, क्या 2023 आता है? नहीं, 2023 नहीं आता है। हम 2023 तक आ जाते हैं, या 2 नहीं बजता है, हम 2 बजे तक आ जाते हैं। यह बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम समय को वैसा नहीं समझ सके जैसा प्राचीन भारतीय ऋषि समझ सके थे या आधुनिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले हमें बताया कि समय स्पेस का चौथा आयाम है एवं सापेक्ष भी है। इसीलिए समय सबके लिए भिन्न भिन्न होता है, जो कि अवधारणा हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान में हमेशा से रही है। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ देवी देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों के सबके समय के मापदंड भिन्न भिन्न बताए गए हैं। परंतु आधुनिक विज्ञान में यह जो कंसेप्ट है, यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद से आया, जब उन्होंने बताया कि समय स्पेस का चौथा आयाम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन समय को स्पेस के चौथे आयाम के रूप में देख सके। संभवतः इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि जो उनका मस्तिष्क है, उसका वह भाग जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड होता है, सामान्य मनुष्यों की तुलना में 15% बड़ा पाया गया। और वहीं देखा गया है कि ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का वह भाग जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड होता है, वही ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए संभवतः प्राचीन भारतीय ऋषियों ने समय को वैसा जो समझा, वह जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं, और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। इसीलिए आप देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में समय एवं मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, काल। हम सामान्य मनुष्यों ने तो अपनी समझ से समय को 3 रूपों में बांट रखा है। पहला है क्रोनोलॉजिकल टाइम। यह वह टाइम होता है जो हम घड़ी से देखकर बताते हैं, परंतु यह भी निर्भर करता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति अथवा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति के कारण। अर्थात अर्थ का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है, वह क्रोनोलॉजिकल टाइम पर प्रभाव डालता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ फॉसिल्स पर अध्ययन करके यह बताया कि पहले एक वर्ष में 480 दिन होते थे, परंतु चूंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति धीमी होती जा रही है, इसलिए अब साल में केवल 365 ही दिन होते हैं। अर्थात क्रोनोलॉजिकल टाइम परिवर्तनीय है एवं सापेक्ष भी कहा जाता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों के समय का मापदंड भिन्न भिन्न बताया गया है। दूसरा है बायोलॉजिकल टाइम। यह वह टाइम है जो हमारे शरीर में, सभी प्राणियों के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, और उसके चलने की गति के आधार पर तय होता है। जिन प्राणियों के शरीर में स्थित जैविक घड़ी तेज चलती है, वो कम आयु में ही ज़्यादा वृद्ध प्रतीत होने लगते हैं, और जिन प्राणियों के शरीर की जैविक घड़ी धीमी चलती है, वो ज़्यादा आयु के होने के बाद भी कम आयु के प्रतीत होते हैं। इसीलिए एक प्रसिद्ध विज्ञापन आपने सुना होगा, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। एवं तीसरा है साइकोलॉजिकल टाइम। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा
कि यदि आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपको समय पता ही नहीं चलता कि कैसे समय पंख लगाकर उड़ गया हो। परंतु यदि आपको किसी आग की भट्टी के पास बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि समय तो कट ही नहीं रहा है, कितना लंबा समय हो गया है। तो यह साइकोलॉजिकल टाइम है जो हमारे मनोभावों पर, मनोदशाओं पर निर्भर करता है। तो ये जो 3 प्रकार के समय हैं, जो बायोलॉजिकल टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम है, ये हम सामान्य समझ के अनुसार हमने इन्हें बांटा हुआ है। परंतु जो समय का मूल अर्थ है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ सके या प्राचीन भारतीय ऋषि समझ सके, ये अर्थ उनके आसपास भी नहीं है। परंतु इस नए वर्ष पर मैं कामना करता हूँ कि हम सब भी सीखेंगे कि कैसे हम क्रोनोलॉजिकल टाइम का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ कर सकें, कैसे हम बायोलॉजिकल टाइम को स्लो कर सकें और कैसे हम साइकोलॉजिकल टाइम को अवॉइड कर सकें, उससे बच सकें। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। पुनः एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कामना करता हूं कि हम सब बायोलॉजिकल टाइम को स्लो कर पाएंगे, साइकोलॉजिकल टाइम को अवॉइड कर पाएंगे एवं क्रोनोलॉजिकल टाइम का सदुपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।